इस बैठक में उप समिति के परामर्शानुसार तय किया गया कि सम्मेलन अप्रैल 1926 ईस्वी के प्रथम सप्ताह में बेलूर मठ में आयोजित होगा तथा रिसेप्शन कमेटी स्वागत समिति बनाकर उसे सम्मेलन संबंधी आगामी कार्य करने का दायित्व सौंपा गया। तदनुसार स्वागत समिति ने श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद के आदर्श पर कार्य कर रही संस्थाओं को अपने कार्य का विवरण और सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों का नाम भेजने के लिए लिखा। सम्मेलन के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करना उन दिनों कठिन कार्य था। भक्तों, रामकृष्ण मिशन के प्रति सद्भावना रखने वालों और उपरोक्त संस्थाओं को निवेदन किया गया एवं सभी ने मुक्त हस्त से इस विषय में सहयोग प्रदान किया। सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों के निवास हेतु मठ के समीप 3 प्रशस्त निवास स्थान भी मिल गए। भोजन की सुव्यवस्था, स्वास्थ्य के आवश्यकतानुसार जिन्हें जिस प्रकार के व्यंजन दिया जाना चाहिए उसकी भी व्यवस्था अच्छी तरह मठ के प्रांगण में ही की गई थी। इससे मठ वासियों एवं प्रतिनिधियों को आपस में बारंबार मिलने तथा वार्तालाप करने का पर्याप्त समय मिल जाता था। गंगा के पूर्व तट पर 100 बाई 50 फुट का पुष्पों से सज्जित मंडप तथा समीपस्थ मंडप पर श्री रामकृष्ण की यथार्थ आकार की तथा स्वामी जी व स्वामी ब्रह्मानंद के छोटे आकार के चित्र शोभायमान हो रहे थे। मंच के उत्तर पश्चिम कोने पर एक तैल चित्र पर भारत का बड़ा नक्शा एवं इसके साथ अमेरिका और मलेशिया के कुछ राज्य दर्शाए गए थे तथा सम्मेलन संबंधी जानकारी लिखी थी। उपरोक्त नक्शे पर देश विदेश में रामकृष्ण मठ और मिशन की शाखाएं दर्शाई गई थी। नक्शे पर लताओं का जाल सच बिछा हुआ था, जिसकी जड़ें बेलूर में श्री रामकृष्ण देव के चरणों से निकलती हुई दिखाई गई थी। बीच बीच में खिलते हुए पद्म पुष्प रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की शाखाओं के प्रतीक स्वरूप थे। आनंद और उत्साह से परिपूर्ण मन लिए सम्मेलन में उपस्थित होने वाले प्रतिनिधियों का आगमन निर्धारित दिन से 2 सप्ताह पहले से ही होने लगा था। देश विदेश से आए अतिथिगण अपने अपने अनुभवों को परस्पर आदान प्रदान करने हेतु आतुर थे। आध्यात्मिकता का भाव मठ के वातावरण को निर्मल बनाए हुए था, जिसे सहज ही सभी अनुभव कर रहे थे। सन्यासी व भक्तों का साहचर्य और इस पवित्र वातावरण का उपभोग करने के लिए कलकत्ता के प्रतिनिधि उन दिनों मठ में ही रह रहे थे। सम्मेलन में 100 से अधिक संस्थाओं ने प्रतिनिधित्व किया तथा उपस्थित सदस्यों की संख्या लगभग 350 तक हुई थी। सन्यासीगण गेरुआ और ब्रह्मचारी व भक्त वृंद श्वेत वस्त्रों में इस उत्सव के दृश्य को नयनाभिराम बना रहे थे। कुछ स्वयंसेवी तथा शिक्षा संस्थाएं एवं प्रचार व प्रकाशन करने वाली संस्थाएं पहली बार परस्पर मिल रही थी। 1 अप्रैल को हवन, वैदिक स्तव और भजन से सम्मेलन का शुभारंभ हुआ, जो 8 अप्रैल तक चला। प्रत्येक दिन सवेरे तथा दोपहर 2 सत्रों में सम्मिलित चर्चा होती थी। प्रातःकाल सत्र 7 बजे से 11 बजे तक, 8:30 बजे आधा घंटा जलपान, दोपहर का सत्र 2:45 से 5:30 बजे तक। प्रत्येक सत्र सम्मेलन पर आशीर्वाद के लिए ईश्वर की प्रार्थना से आरंभ होता था। 3 सार्वजनिक सभा के अतिरिक्त प्रत्येक सत्र में मुख्यतः विभिन्न केंद्रों से आगत प्रतिनिधिगण भी भाग लेते थे। इसलिए सत्रों में लगभग 400 श्रोताओं की उपस्थिति होती थी। रामकृष्ण मिशन की वार्षिक साधारण सभा एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ रामकृष्ण मिशन द्वितीय दिन दोपहर में हुई थी, जिसमें लगभग 500 लोग उपस्थित थे। 3 अप्रैल को प्रथम सार्वजनिक सभा में रामकृष्ण मिशन के सिद्धांत, आदर्श और कार्य इस विषय पर विस्तृत व्याख्या प्रदान की गई थी,
जिसमें लगभग 1,000 लोग उपस्थित थे। इस सम्मेलन में सुश्री जोसेफिन मैक्लॉड, श्रीमती सी फ्रेंच, अमेरिकी ब्यूस्टर परिवार सभी मठ के अतिथि निवास में रुके हुए थे की उपस्थिति ध्यान देने योग्य थी। उपरोक्त अमेरिकी अतिथि सभा में पलथी मारकर बैठते थे और बड़े ध्यान से वक्ताओं को सुनते थे। भगिनी निवेदिता बालिका विद्यालय के कार्यरत सदस्य एवं बालिकाओं की उपस्थिति भी दर्शनीय थी। सत्रों में समय अंतराल की अवधि में संगीत की प्रस्तुति थकावट घटाने की बहुत सहायक होती थी। इस प्रसंग में स्वामी अंबिकानंद, स्वामी ज्ञानेश्वरानंद, स्वामी रमानंद तथा श्री भगवान चंद्र सेन मृदंग और श्री ज्ञानेन्द्र मोहन गोस्वामी के नाम उल्लेखनीय है। 4 अप्रैल को हाथीबागान कलकत्ता की काली कीर्तन मंडली ने कीर्तन गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। 2 अप्रैल को बाली अमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन ने जिम्नास्टिक का 4 घंटे का भव्य प्रदर्शन किया था। 7 अप्रैल को श्री मुरारी मोहन मुखर्जी ने एकल अभिनय द्वारा अकेले ही सुर और भाव भंगिमा बदलते हुए एक संपूर्ण नाटक को प्रस्तुत किया। स्वामी शिवानंद, स्वामी शारदानंद, स्वामी अखंडानंद, स्वामी विज्ञानानंद, स्वामी निर्मलानंद और अन्य सदस्यों ने संभाषण के माध्यम से अनेक लाभदायक उपदेश, निर्देश आदि दिए। संध्या आरती के पश्चात मठ प्रांगण में ठाकुर की आध्यात्मिक अनुभूतियों को और उनके त्यागी शिष्यों की तपस्या से अर्जित अनेक दुर्लभ अनुभवों के बारे में प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्राप्त ज्ञान राशि प्रतिनिधियों की सबसे अधिक मूल्यवान संपदा थी। प्रश्नों का मानो अंत ही न होता था और दिव्य अनुभूति संपन्न ठाकुर के शिष्यों के प्रेम पूर्ण मनोभाव से कहे गए उत्तर सभी तन्मय होकर सुनते थे। स्वामी शारदानंद ने अपने प्रथम व्याख्यान में कहा, इस प्रकार के सम्मेलन वैदिक युग में भी आयोजित होते थे। बौद्ध और ईसाई धर्म के अनुयायियों द्वारा ऐसे सम्मेलन आयोजित करने की घटना इतिहास में पाई जाती है। इससे संघ जीवन की नींव दृढ़ होती है। संघबद्ध होकर कार्य करने में होने वाली त्रुटियों का निकाकरण होता है और सन्यासीगण व प्रचारकों में नए उत्साह का संचारण होता है। आधुनिक युग में स्वयं ईश्वरावतार श्री रामकृष्ण देव द्वारा आरंभ किए गए उनकी महासमाधि के 40 वर्ष पश्चात इस प्रकार सम्मिलित होकर परस्पर चर्चा करना संघ के लिए अत्यावश्यक था। तदुपरि ठाकुर के त्यागी शिष्यों द्वारा मार्गदर्शन पाना किसी भी सन्यासी एवं भक्त के लिए परम सौभाग्य का अवसर था। इस प्रकार उच्च आध्यात्मिक ज्ञान संपन्न अधिकारी पुरुषों द्वारा संघीय जीवन की परंपरा और भी स्पष्ट रूप से अधीत करना परवर्ती काल की पीढ़ियों के लिए अपरिहार्य था। इस सम्मेलन में स्वामी शारदानंद की उपस्थिति सौभाग्यपूर्ण थी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद द्वारा संघ को 1 मई 1897 ईस्वी औपचारिक रूप से आरंभ करने के पश्चात उन्होंने स्वामी शारदानंद को अमेरिका से लौटने का निर्देश दिया था और संघ के दृढ़ मेरुदंड स्वरूप स्थित होकर इसके प्रत्येक कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का दायित्व दिया था। उस समय की कठिन परिस्थिति में व्यतीत किए हुए 28 वर्ष के अनुभवों के विशाल भंडार से उन्होंने सम्मेलन में आए हुए सन्यासियों एवं भक्तों को उन्मुक्त हृदय से बहुमूल्य तथ्य और संघ के कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु उपयुक्त दिशा निर्देश प्रदान किए थे। शारदानंद महाराज वर्तमान युग में सन्यासी संघ के लिए कुशल प्रशासक का आदर्श हमारे सम्मुख रख गए थे। 19 अगस्त
1927 ईस्वी को शारदानंद महाराज की महासमाधि से पूर्व इस सम्मेलन में उनका सानिध्य मानो सभी के लिए वरदान स्वरूप प्रमाणित हुआ था। प्रस्तुत लेख रामकृष्ण संघ के आरंभ के 5 मुख्य स्थानों का संक्षिप्त वर्णन था। उपरोक्त अवधि में भारत तथा विदेश में संघ की कई शाखाओं की स्थापना हुई थी। भक्तगण संदर्भ ग्रंथों में इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव एवं श्री मां शारदा देवी के जन्म स्थानों क्रमशः कामारपुकुर और जयराम वाटी के आरंभ होने तथा क्रम विकास का भी इतिहास रोचक और जानने योग्य है। विदेश के कुछ प्रमुख केंद्र स्वामी जी द्वारा विदेश में वेदांत प्रचार के कारण आरंभ हुए थे और तत्पश्चात उनके गुरु भाइयों के उद्यम से विकसित हुए थे। स्वामी जी की विशेष रूप से अभिलाषा थी कि हिमालय की तराई में केंद्र स्थापित हो। तदनुरूप उत्तराखंड प्रदेश के मायावती में अद्वैत आश्रम की स्थापना की गई। वर्तमान समय के उपलब्ध आधुनिक संसाधनों तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उन्नत अवस्था में किसी भी विषय के बारे तथ्य संग्रह करना सहज हो गया है। अतः निवेदन है, इच्छुक भक्त रामकृष्ण संघ के विकास की गाथा अवश्य पढ़े। जय श्री रामकृष्ण।